राठौर बाग के सिपाही हमेशा की तरह इस बार भी खूब जोरों शोरों का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस बार भी सबका एक ही नारा, गब्बर सिंह हो सरदार हमारा। आओ सब मिलकर कदम बढ़ाएं, गब्बर सिंह की सरकार बनाएं। गब्बर सिंह की टीम ने जगह जगह पर खाने की बेहतरीन व्यवस्था करवा दी थी। सब बहुत खुश थे और हर जगह बस गब्बर सिंह का ही नारा था और इसीलिए प्रजा ने भारी मात्रा में गब्बर सिंह को वोट देकर सफल बना दिया। लेकिन गब्बर सिंह की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद अमीरों ने अपनी अमीरत से गरीबों को दबाना शुरू कर दिया और जात पात के भेदभाव में जानवरों के बीच में आपस में दरारें आ गईं। गब्बर सिंह की इस सरकार में जहां कोई बहुत सुकून और खुशी से जीवन बिता रहा था, तो कोई आज भी खुले आसमान के नीचे अपने मासूम बच्चों के साथ एक गंभीर जिंदगी जी रहा था। गरीबों के लिए सरकार द्वारा आया पैसा मंसूबे बनाकर पहले ही गबन कर लिया जाता था और उन गरीबों तक वो धन पहुंच ही नहीं पाता था जो उनके हिस्से का होता था। ऐसे ही इस सरकार में जहां बहुत सी खुशियां आई, वहाँ बहुत से घोटाले और जुल्म भी हुए। पूरे 5 साल बीतने के बाद फिर से इलेक्शन का समय आ गया, लेकिन इस बार गब्बर का इलेक्शन जीत पाना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जाग उठी थी हक की आवाज। हक की आवाज उठाने वाला वीर अपने 2 सिपाहियों को एक पोस्टर देकर पूरे जंगल का दायरा कराने के लिए भेज देता है। मकान, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, सबका समाधान बिल्कुल फ्री। जब सिपाही आगे बढ़ रहे थे तो जो भी जानवर उसे पढ़ता वही उनके पास आता। देखते ही देखते उन सिपाहियों के पास बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई और सिपाही उन्हें लेकर वीरू शेर के पास चले आते हैं। हाँ भाइयों, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम सबकी समस्याओं का समाधान यहाँ बिल्कुल फ्री है। एक एक करके तुम मेरे पास आओ और अपनी समस्या बताओ। वीर भाई, 5 साल पहले मेरे पति को मार दिया गया। मैं तो पिछले 5 सालों से अपने जीवन में दुख भी झेल रही हूँ और अपने बच्चों का पेट भी पाल रही हूँ। लेकिन तुम्हारे पति का देहांत कैसे हुआ? एक मालदार की दुकान के सामने हमारी सब्जी की एक ठेली थी। उस दिन मैं भी अपने पति के साथ उनकी सब्जी की ठेली पर काम कराने आई हुई थी, लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले आए और बहुत तेजी से मेरे पति की सब्जी की ठेली को पलट दिया। आज के बाद अगर ये तेरी ठेली यहाँ दिखाई दी तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे पति को इस बात का बड़ा सदमा पहुंचा और कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। बरसात शुरू होते ही फूस से बना मेरा छप्पर टपकने लगता है। वीर भाई, अगर मेरा भी एक पक्का मकान हो तो मेरे बच्चों को टपकती छत के नीचे सोना ना पड़े। ठीक है भालू, तुम जाओ। कोई और? मैं जिस बस्ती में रहती हूँ वो बस्ती पूरी अशिक्षित है। गरीबी के कारण हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। मैं चाहती हूँ भविष्य में हमारी पूरी बस्ती के बच्चे स्कूल जाएं और अपना अच्छा भविष्य बनाएं। ठीक है, तुम बताओ भैंस। सारे जानवरों की समस्याएं सुनने के बाद वीर उन सब से कहता है, भाइयों, अब मैं जो तुम सबसे कहने वाला हूँ उसे बहुत गौर से सुनना। तुम सबकी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने सिर्फ एक ऐलान किया और तुम सब दौड़े चले आए। लेकिन जब एक बार नहीं 10-10 बार तुम्हारे घर, दुकान, दफ्तर, हर जगह तुमसे वोट मांगने आते हैं, तो तुम सवाल क्यों नहीं करते? क्यों शिक्षा के बारे में सवाल नहीं करते? क्यों अपने हक के लिए सवाल नहीं उठाते? अपने व्यापार के बारे में सवाल नहीं उठाते? कोई भी सब्जी, फल, दाल, आटा, चावल खरीदते वक्त अपनी धौंस अपने ही आसपास के रहने वाले जानवरों पर दिखाते हो, लेकिन 5 साल तक बने रहने वाली सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करना, कुछ नहीं पूछना, बिल्कुल नहीं पूछना। अगर धर्म, जात पात, पैसा, समुदाय के लिए वोट देने के बजाय जो तुमसे वोट मांगने आए, आप उनसे सवाल कीजिए, पूछे उनसे, मेरे वोट से सफल होने के बाद आगे 5 साल तक मेरे लिए क्या करोगे? क्या मेरी ठेली भविष्य में भी किसी मालदार के दुकान के आगे लगेगी और जब उसका दिल चाहेगा वो उसे उठाकर फेंक देगा? पूछो उनसे, आगे 5 साल तक शिक्षा के लिए क्या करोगे? बरसात में टपकते मेरे मकान के लिए क्या करोगे? सरकारी अस्पताल में रिश्वत लेकर इलाज करने वालों के साथ क्या करोगे? मेरा वोट मेरा दायित्व है।
मेरा वोट मेरे हक की आवाज है। पहचानो अपने वोट की कीमत। देखो भाइयों, मैं भी तुम्हारे जैसा एक साधारण जानवर हूँ। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान तो नहीं, लेकिन एक सही दिशा जरूर है। 2 महीने बाद फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। मुझसे नहीं, आप खुद से वादा कीजिए कि आप अपने वोट की कीमत को पहचानेंगे। अगली बार सरकार चुनते वक्त अपने हक के लिए सवाल करोगे। वीर ने सबकी आंखें खोल दी थी। जंगल के सारे जानवर अपने हक के लिए जागरूक हो गए थे। अगले दिन एक भालू ऐलान करते हुए कहता है, सुनो सुनो सुनो, जरूरी ऐलान। आप सबके चाहने वाले गब्बर सिंह कल मंच पर आप सबके सामने आ रहे हैं। आप सब भी ज्यादा से ज्यादा मंच पर इकट्ठा होकर गब्बर सिंह को अपना प्यार दिखाएं। सुनो सुनो सुनो। वो खुद हम तक पहुंच रहे हैं। ये मौका खाली नहीं जाने देना। हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। हाँ गाएं, अभी वक्त है अपनी बात उनके सामने रखने का। उन्हें हमारा वोट चाहिए और हमें इंसाफ। तब अगले दिन गब्बर सिंह और बहुत से सिपाहियों के साथ मीडिया वाले भी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। साथियों, वजीर आजम हो तो गब्बर सिंह जैसा, जिसने पिछले 8 सालों में इस जंगल के लिए बहुत कुछ किया। गरीबों के लिए मुफ्त घर की संस्था चलाई। जंगल में साफ सफाई के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई। टूटी फूटी सड़कों को बेहतर और मजबूत तरीके से व्यवस्थित किया गया। और उम्मीद है आप सब आगे भी गब्बर सिंह को ही अपना साथी, अपना राजा चुनेंगे। मैं नहीं, मेरे बच्चे गब्बर सिंह से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो भी है मंच पर आएं और अपनी बात रखें। महाराज, शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हम सभी जानते हैं। ये हर वर्ग, हर जाति के लिए आवश्यक है। लेकिन अफसोस, हम गरीब वर्ग वाले इससे वंचित रह गए। कभी हमारा हक स्कूल बनाने वाले खा गए, तो कभी वो अध्यापक जिन्होंने शिक्षा देने के नाम पर पूरा दिन स्कूल में टाइम पास किया। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, सरकारी स्कूलों में हर तरह की व्यवस्था की जाए। बच्चों के मनोरंजन, उच्च शिक्षा देने के लिए अध्यापकों पर सख्ताई की जाए। जो मकान हमारे लिए होते हैं, वो तो पहले ही हमसे छीन लिए जाते हैं। दिखावा करने वाले और रिश्वत देने वालों को तो सरकार द्वारा चलाई गई फ्री मकान व्यवस्था का लाभ मिल जाता है। असल में तो मुझ जैसे गरीब के बच्चे फूस के छप्पर से बनी छत के नीचे जीवन गुजार रहे होते हैं। गरीब ठेली वालों को तो पुलिस वाले हमेशा से उंडेलते आए हैं। कभी धर्म जाति के नाम पर, तो कभी अपनी ताकत और पद के बल पर। लेकिन कभी इस बात के लिए एक्शन नहीं लिया गया कि एक गरीब ठेली वाला अपनी ठेली अगर किसी मालदार दुकानदार के सामने ना लगाए तो फिर कहाँ लगाए। मेरा सरकार से अनुरोध है, ऐसे निम्न श्रेणी में आने वाले सब्जी, फल या अन्य किसी छोटी ठेली वाले के लिए जगह दी जाए, ना कि उन पर पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार किया जाए। जब गब्बर सिंह ने जानवरों के ये बयान सुने तो हैरान रह गए। भाइयों बहनों, तुमने जो समस्या बताई है, उनमें से तो कई समस्याओं का हल करने के लिए हमने पहले ही संस्थाएं निकाली हुई है। लेकिन तुम्हारे सवाल उठाने से मुझे पता चला कि उनका लाभ तुम तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं कोई वादा तो नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक जानवर हूँ और सबसे गलतियाँ होती है। लेकिन इन 3 महीनों के भीतर मैं तुम्हारी इन समस्याओं का हल जरूर करूँगा। और बीच में जो भी दलाली और हक खाने वाले हैं, वो भी सामने आ ही जाएंगे। उसके बाद गब्बर सिंह ने कानूनी नियम सख्त करवा दिए और जो दलाली पुलिसकर्मी और नेता थे, वो सब निकलकर बाहर आ गए और गरीबों को उनका हक मिल गया। गरीब ठेली वाले को ठेली लगाने के लिए सरकार की तरफ से जगह दे दी गई और सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कामयाब टीचर और हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। गरीब बेघरों के लिए सुव्यवस्थित मकान दे दिए गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों, हमारा उद्देश्य होता है हम अपनी कहानी के माध्यम से आपको कुछ न कुछ अच्छी सीख दें। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है एक आम नागरिक का हक क्या होता है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही सरकार चुनें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ रंगीन चीता आसमानी दुनिया से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं और वो रघु के जंगल की नदी में जाकर नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसी नदी पर रघु का छोटा बेटा वीर अपने एक सिपाही के साथ नदी पर पानी पीने के लिए आता है और पानी पीने लगता है। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद वो सभी रंगीन चीता ऊपर आते हैं और वीर को पानी में ही खींच लेते हैं और रघु के सिपाही से कहते हैं, जब तक वह रघु हमें हमारा हक वापस नहीं कर देगा तब तक हम उसके बेटे को नहीं देंगे। उससे कह देना हमें 2 दिन के अंदर हमारी वह मणि वापस चाहिए, नहीं तो वह अपने बेटे को खो देगा। रंगीन चीता रघु के बेटे को लेकर वहाँ से अपनी दुनिया में चले जाते हैं और रघु का सिपाही तेजी से आकर सारी बात अपने महाराज को बताता है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने किसी से किसी की मणि नहीं छीनी, तो फिर वो चीता किस मणि की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों रंगीन चीता रघु के बेटे वीर को लेकर गए और वो किस मणि की बात कर रहे हैं? दरअसल सभी रंगीन चीता अपनी दुनिया में खुशी से रहते थे। उनके पास एक जादुई मणि थी जिसकी ताकत से वो जो चाहे कर सकते थे। वो मणि बहुत शक्तिशाली थी और इधर रघु के ही जंगल में उसका दोस्त गब्बर बाघ भी रहता था। रघु की खुशहाली गब्बर से देखी नहीं जाती थी। वो हमेशा रघु को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता था। एक बार शाम के समय गब्बर जंगल में घूम रहा था कि तभी एक रंगीन चीता वहां से गुजरा। उसने अपनी जादुई मणि की ताकत से एक जादुई घोड़ा वहां प्रकट किया और वो उस पर बैठकर चल दिया। ये सब करते गब्बर ने रंगीन चीता को देख लिया और वो रंगीन चीता का पीछा करते करते उन्हीं की दुनिया में पहुंच गया। और रात में जब सभी चीता मिलकर अपनी जादुई मणि को एक सुरक्षा कवच के अंदर रखते हैं तो गब्बर उन्हें देख लेता है और चुपके से वो मणि उठाकर भाग आता है और अपने जंगल की तरफ वापस आ जाता है। अब रघु की बर्बादी का समय आ गया है। यह मणि मैं उसे ले जाकर दे दूंगा और जब रंगीन चीता को पता चलेगा कि मणि रघु के पास है तो वे रघु को बर्बाद करके रख देंगे। तब गब्बर ने एक शेर की नकली खाल पहन ली और जख्मी हालत में पेड़ के पास पड़ गया। उधर से रघु अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। जब एक शेर को रघु ने खूनी और जख्मी हालत में देखा तो वो बोला, रीना, लगता है ये शेर किसी दूसरे जंगल का है, लेकिन ये तो बहुत जख्मी है, हमें कुछ करना होगा। तब रीना और रघु शेर की नकली खाल में पड़े उस गब्बर बाघ को अपनी गुफा पर ले आए। रघु और रीना ने गब्बर शेर की बहुत ज्यादा देखभाल की। थोड़ी ही देर बाद गब्बर उठ खड़ा हुआ। भाई, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें ये जादुई मणि देता हूँ, ये हर काम में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। और ये जादुई मणि गब्बर ने इस तरह से रघु को दे दी थी और वो वहाँ से चला गया था और उसने अपने ऊपर से शेर की खाल भी उतार दी। इस तरह गब्बर ने रघु को पूरी तरह से फंसा दिया था। अब रघु परेशान हो रहा था कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल शेर आसमान से उतरता है और रघु से कहता है, तुम्हारी परेशानी का कारण मुझे पता है, लेकिन वो जादुई मणि उन्हीं रंगीन चीता की है जिसे चुराकर तुम्हारा दोस्त गब्बर लाया था और उसने शेर की नकली खाल पहनकर वह मणि तुम्हें दे दी ताकि सभी रंगीन चीता गुस्से में आकर तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा दे। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें सब दिख जाएगा। तब रघु आंख बंद कर लेता है और उसे गब्बर की सारी सच्चाई दिख जाती है। गब्बर मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे अपने बेटे को बचाना है। तुम उसकी चिंता मत करो, हम वह जादुई मणि लेकर उन रंगीन चीता की दुनिया में जाएंगे और उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। तब विशाल शेर रघु को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमानी दुनिया में चला जाता है और रंगीन चीतों तक पहुंच जाता है। जादुई विशाल शेर और रघु उन रंगीन चीता को उस गब्बर के बारे में सब बताते हैं और उनकी जादुई मणि वापस कर देते हैं। जिसकी सजा हम तुम्हें दे रहे थे वो गुनाह तो तुमने किया ही नहीं था,
हमें माफ करना भाई, लेकिन वो गद्दार गब्बर अब बच नहीं पाएगा। तब रंगीन चीता उस मणि की शक्तियों से रघु के जंगल पहुंचकर गब्बर को जान से मार डालते हैं। उसके बाद से रघु अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रघु नाम का गरीब शेर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वो गरीब होने के बाद भी बहुत खुश थे। रघु पूरा दिन जंगल के राजा के यहाँ लकड़ियाँ ढोने का काम किया करता था। राजा शेर के यहाँ रघु और एक बंटी नाम का बाघ काम करते थे। रघु बहुत मेहनती था, वो ज्यादा काम करता था और राजा शेर उसे बाघ से ज्यादा ही पैसे दिया करते थे। ये देख बंटी बहुत चिढ़ता था। पहले मैं यहाँ अकेला काम किया करता था और मुझे ही ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन जब से ये रघु काम पर आया है तब से इसे ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। बंटी बाघ कम दिमाग वाला था। उसे ये नहीं पता था कि जिसकी किस्मत में जितना माल दौलत होता है उसे उतना ही मिलता है। हर रोज की तरह जब रघु पैसे लेकर अपने घर की ओर जा रहा था तब बंटी बाघ उसका पीछा करता है। रघु के बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े रघु का इंतजार कर रहे थे। वो देखो माँ, पिताजी आ गए हैं। हम दोनों जाकर कुछ खाने का खरीद कर लाते हैं। दोनों भाई बहन राशन लेने चले जाते हैं और रघु उसकी बीवी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी बंटी बाघ चुपके से आकर रघु के घर में आग लगा देता है। कुछ ही देर में रघु का पूरा घर जलकर राख हो जाता है। जब दोनों भाई बहन घर वापस लौटते हैं तो अपने घर की हालत देख दोनों की चीखें निकल आती हैं। रघु का परिवार तबाह हो गया। दोनों बच्चे अब बेसहारा हो गए थे। रश्मि बहन, अब तो माता पिता और हमारा घर भी नहीं रहा। अब हम कहाँ जाएंगे? रश्मि अपने भाई से बड़ी थी। वो उसे दिलासा देती है, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा भाई। दोपहर के समय भूख के कारण रश्मि के भाई वीर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। रश्मि अपने भाई को एक पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन मांगने के लिए चली जाती है। गर्मी का मौसम, तेज धूप से तपता सूरज और मासूम सी रश्मि दर दर भटकती जानवरों से भोजन की भीख मांग रही थी। गोरिल्ला अंकल, मेरे भाई कल से भूखा है। वो भूख के कारण तड़प रहा है। मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे चल निकल यहाँ से। तुम जैसों के माँ बाप मांगने के लिए भेज देते हैं। अगर खाने का इतना ही शौक है तो जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। बेचारी रश्मि गर्मी के इस मौसम में दर दर भटक रही थी। आखिरकार उसे एक जगह से भोजन मिल जाता है और वो उसे लाकर अपने छोटे भाई को खिला देती है, जिसे खाकर वीर को कुछ अच्छा महसूस होता है। लेकिन रश्मि को अब अगले दिन की चिंता खाए जा रही थी। आज तो मुझे जैसे तैसे भोजन मिल गया, लेकिन कल अपने भाई को कहाँ से भोजन खिलाऊंगी? रश्मि यह सोच ही रही थी कि तभी रश्मि को उस गोरिल्ला की बात याद आती है। अरे चल निकल यहाँ से। तुम जैसों के माँ बाप मांगने के लिए भेज देते हैं। अगर खाने का इतना ही शौक है तो जाओ, जाकर कहीं मेहनत करो। ये सोचकर रश्मि काम करने का फैसला करती है और वो अपने भाई को साथ लेकर एक दूसरे जंगल की ओर जाती है। रास्ते में उन्हें काम पर जाते हुए कुछ जानवर दिखाई दिए। तब रश्मि उनके पास जाकर एक गाय को अपनी सारी बात बताती है। बस हमें काम दिला दो ताकि हम अपना पेट भर सकें। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब गाय उन्हें लेकर मालिक के पास जाती है और मालिक से बात करके उन्हें काम दिला देती है। दोनों भाई बहन काम पर लग जाते हैं और बहुत लगन और मेहनत से काम करते हैं। उन्हें देख जानवर गाय से पूछते हैं, अरे गाय, पहली बार इतने छोटे बच्चों को काम करते देख रहा हूँ। आखिर कौन है ये? इनका पूरा घर जलकर राख हो गया और बेचारों के माता पिता भी उसी हादसे में मारे गए। अपना पेट भरने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर जानवरों की आंखों से पानी निकल आता है और उन्हें पूरा दिन काम करके जो पैसे मिलते वो उन्हें देख बहुत खुश हो जाते। अपने जंगल आकर उन पैसों से अपना पेट भरते और एक पेड़ के नीचे सो जाते।
अगले दिन फिर से जब वो काम पर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भी जानवर काम पर नहीं आया था। तब वो मालिक से पूछते हैं, क्या हुआ मालिक, कोई भी आज काम पर क्यों नहीं आया? आज गर्मी और धूप बहुत ज्यादा है, इसीलिए कोई काम पर नहीं आया। लेकिन तुम इतनी तेज गर्मी में कैसे काम कर पाओगे? नहीं मालिक, हम कर लेंगे, आप चिंता मत करें। अपना पेट भरने के लिए तेज गर्मी में भी दोनों काम पर लग जाते हैं। लेकिन तेज धूप की वजह से वीर की बहन रश्मि गर्मी के कारण नीचे गिर जाती है। वीर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन आज कोई भी काम पर नहीं आया था जो उसकी आवाज सुन सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक पंखों वाला शेर उतरता है और अपनी शक्तियों से रश्मि को ठीक कर देता है। रश्मि उसका शुक्रिया अदा करती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। पंखों वाला शेर उन्हें उनके जंगल पहुंचा देता है और उन्हें एक अच्छा और बड़ा घर बना कर देता है और बहुत सारा धन दौलत भी। अब तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, तुम हमेशा खुश रहो। ये बोलकर पंखों वाला शेर वहाँ से चला जाता है और दोनों भाई बहन बहुत खुश होकर खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, लेकिन हमें हमेशा उनका डट कर सामना करना चाहिए और एक दिन आपको इसका फल जरूर मिलता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।